एनसीपी में अजीत पवार और उनके बेटे पार्थ पवार के ताजा रुख को लेकर बैठकों का सिलसिला जारी है। जाहिर है कि पार्थ को लेकर लगाई गई शरद पवार की फटकार महज सुशांत मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग भर नहीं है। इसके कई राजनीतिक पहलू हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह का गुस्सा शरद पवार ने सार्वजनिक रूप से दिखाया, वो न तो उनकी शैली है और न ही किसी ने उन्हें इस तरह से गुस्सा करते देखा। सवाल यह है कि आखिर अपने युवा पोते पार्थ पर शरद पवार इतने भड़के क्यों? क्या इस गुस्से के पीछे कारण कोई दूसरा है और मोहरा पार्थ पवार बन गए? इस बीच एनसीपी में अजीत पवार के खासम खास समझे जाने वाले वरिष्ठ नेता सुशील तटकरे ने धनंजय मुंडे ने शरद पवार से मुंबई में मुलाकात की, जबकि अजीत पवार खुद पुणे में थे। पार्थ पवार भी पुणे चले गए। तटकरे और मुंडे की शरद पवार से हुई मुलाकात को सियासी गलियारों में काफी महत्व दिया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अजीत पवार ने भले ही खुद इस मामले में मौन साध रखा हो, लेकिन उनके दो करीबी लोगों ने अजीत पवार और पार्थ पवार की भावनाओं से शरद पवार को अवगत करवाया है। हालांकि पवार से मुलाकात करने के बाद धनंजय मुंडे और सुशील तटकरे ने कहा कि पार्थ प्रकरण पर चर्चा करने नहीं आए थे। शरद पवार के साथ सामाजिक न्याय विभाग के कुछ मुद्दों पर यह बैठक थी। सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार के बयान को लेकर पार्टी और परिवार में कोई नाराजगी नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं। अपने दादा शरद पवार के बंगले पर अपनी बुआ सुप्रिया सुले के साथ करीब 2 घंटे की मुलाकात के बाद पवार ने एक रहस्यमय ट्वीट किया, जिसमें भगवान श्री गणेश की तस्वीर साझा की गई है और इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि कोरोना के खिलाफ इस संकट पर मात देने के लिए हम सब हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। हम हार नहीं मानते हैं। ये महाराष्ट्र की स्पिरिट है। राजनीतिक सर्कल में पार्थ के ट्वीट के कई अर्थ लगाए जा रहे हैं। खासकर हार नहीं मानते वाले उनके वाक्य को उनकी चुनौती माना जा रहा है और इस ट्वीट के साथ भगवान गणेश की फोटो पोस्ट करने को पार्टी और परिवार की पॉलिटिकल लाइन से अलग नई राजनीतिक लाइन माने जाने की श्री गणेश का उद्घोष माना जा रहा है। पार्थ पवार ये साफ कर चुके हैं कि वे मौजूदा मामलों में अपने चाचाओं और बुआओं से बात करेंगे। कोल्हापुर में रहने वाली पार्थ की बुआ विनीता पाटिल ने कहा कि पार्थ पवार बहुत ही भावुक किस्म का लड़का है। उन्हें नहीं लगता कि वो परिवार से अलग कोई लाइन लेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार को इतने गुस्से में बात करते हुए उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा। सार्वजनिक रूप से फटकारे जाने से पार्थ आहत है। अब सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या शरद पवार के इतने सख्त रवैये के बाद पार्थ परिवार और पार्टी से बगावत कर अपनी कोई नई राजनीतिक लाइन चुनेंगे या फिर परिवार और पार्टी के साथ ही बने रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत मामला सुलझने के बजाय लगातार उलझता जा रहा है। सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने अब जो सवाल उठाए हैं उसमें कूपर हॉस्पिटल के और मुंबई पुलिस के काम करने के तरीके पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। विकास सिंह ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाया। सुशांत के पिता के वकील विकास ने कहा, मैंने सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो देखा उसमें मृत्यु के समय का उल्लेख नहीं है, जो एक महत्वपूर्ण विवरण है। उन्होंने सवाल किया कि क्या उसे मारने के बाद लटकाया गया था या उसकी मौत फांसी से हुई थी। उन्होंने कहा कि ये बातें मौत के समय से स्पष्ट हो सकती हैं। इससे पहले सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा था कि मेरी शिकायत में साफ तौर पर कहा गया है कि मुंबई पुलिस इस मामले में मिली हुई है, वो ठीक से जांच नहीं कर रही। मुझे बिहार में एफआईआर दर्ज करने का पूरा अधिकार है। मेरी बेटी मुश्किल से महज 10 मिनट की दूरी पर थी जब उन्होंने दरवाजा खोला और बॉडी को नीचे उतारा। उन्होंने दरवाजा खोलने से पहले ताला तोड़ने वाले को भी वहां पर भेज दिया। क्या ये सब हालात संदेहास्पद नहीं हैं? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कलिना फोरेंसिक लैब से टॉक्सिकोलॉजी, साइबर, लिजिचर मार्क, नेल सैंपलिंग, स्टमक वॉश रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की बॉडी में ऐसा कोई निशान नहीं है जो उनकी हत्या की ओर इशारा करता हो।
नेल सैंपलिंग रिपोर्ट में किसी तरह के झपट्टे, खींचतान के निशान नहीं हैं, जबकि उनके कपड़ों पर पड़े सफेद रंग के दाग उनके सलाइवा के थे, जो आत्महत्या के बाद उनके मुंह से झाग के तौर पर निकले थे और कपड़ों पर ड्राई हो गए। रिपोर्ट में कहा गया कि ये किसी तरह के हमले के निशान नहीं हैं। गौरतलब है कि सीबीआई ने 7 अगस्त को बिहार पुलिस से सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को हुई मौत की जांच का जिम्मा संभाला था। इस मामले में जांच एजेंसी ने रिया और उनके परिवार के सदस्यों सहित 6 लोगों को नामजद किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रिया, शौविक, उनके पिता इंद्रजीत, सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, रिया के सीए रितेश शाह और सुशांत की बहन मीतू सिंह के बयान दर्ज हैं। चीन के हाथों की कठपुतली बने केपी शर्मा ओली ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर तरह के करतब किए। चीनी राजदूत की तमाम कोशिशों के बाद जब ओली को कुर्सी बचती नहीं दिखी तो 4 महीने बाद उन्हें भारत की याद आई। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के दिन ओली ने पीएम मोदी को फोन किया और स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। दोनों नेताओं ने कोरोना वायरस की महामारी के चलते पैदा हुए हालात पर चर्चा भी की। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत सरकार के सख्त रुख और नेपाल में बढ़ रहे आंतरिक दबाव के बाद ओली को करीब 4 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीने से जारी तनावपूर्ण संबंधों के बीच बातचीत की ये पहल नेपाल की ओर से की गई थी। सीमा विवाद, भारत के राज चिन्ह, अयोध्या जैसे कई विषयों पर जहरीले बयान देने वाले ओली ने पीएम मोदी से बातचीत में कहा कि नेपाल भारत और नेपाल के बीच सार्थक सहयोग को लेकर आशान्वित है। दोनों देशों के बीच अंतिम बातचीत अप्रैल में हुई थी। ओली के विदेशी मामलों के सलाहकार राजन भट्टाराई ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वार्ता को पिछले कई महीने से जारी गतिरोध की समाप्ति का संकेत करार दिया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 8 मई को लिपुलेख में कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन करने के बाद नेपाल भड़क गया था। सूत्रों के मुताबिक नेपाल सरकार ने नेपाल में चीनी राजदूत के इशारे पर देश का नया नक्शा पारित कर दिया। इसमें भारतीय इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया। इतना ही नहीं, ओली ने चीन को खुश करने के लिए बिना किसी सबूत के आरोप लगाया कि उनकी सरकार को गिराने की नई दिल्ली में साजिश रची जा रही है। अपनी पार्टी में मचे घमासान के बाद ओली ने कहा कि एक दूतावास मेरी सरकार के खिलाफ होटल में साजिश रच रहा है। ओली ने कहा कि भले ही उन्हें पद से हटाने का खेल शुरू हो गया हो, ये लेकिन संभव नहीं है। अपने इस बयान के बाद ओली अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी में बुरी तरह से घिर गए थे। ओली के धुर विरोधी पुष्प कमल दहल ने भारत का नाम घसीटने पर उनको बुरी तरह से लताड़ा और कहा कि कुर्सी छोड़ने की मांग उन्होंने की है, न कि भारत ने। ओली ने भारत से नेपाल में आने वाले कोरोना वायरस के मामलों को चीन से ज्यादा जानलेवा बता दिया। ओली यही नहीं रुके और दावा किया कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया, जबकि असली अयोध्या नेपाल में है। नेपाली पीएम के इस बयान पर न केवल भारत में बल्कि नेपाल के अंदर भी उनका जोरदार विरोध शुरू हो गया। पिछले कई महीने से भारत विरोधी कदम उठा रहे नेपाली पीएम अब सुर बदल चुके हैं। अब वे भारत के साथ बातचीत करने के लिए बेकरार हैं। भारत सरकार के खिलाफ रुख के बाद ओली सरकार पिछले कई दिनों से विशेषज्ञों से सुझाव ले रही है कि किस तरह से भारत को बातचीत के लिए मनाया जाए। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने पिछले कुछ सप्ताह के अंदर कई पूर्व मंत्रियों, राजनयिकों और विशेषज्ञों से भारत को वार्ता की मेज पर लाने के लिए सलाह दी है। इस दौरान ज्यादातर विशेषज्ञों ने उन्हें भारत के साथ सीधे बातचीत का सुझाव दिया था। ओली सरकार के नया नक्शा जारी करने से सीमा विवाद का मुद्दा और ज्यादा जटिल हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे बातचीत का रास्ता और ज्यादा संकरा हो गया। ओली भी भारत के साथ पर्दे के पीछे से बातचीत करने के लिए प्रयास कर रहे थे। पीएम ओली और उनके सलाहकारों ने सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं राम माधव, विजय जौली और आरएसएस के नेताओं से संपर्क किया था।
सूत्रों के मुताबिक भारत के साथ संपर्क बहाली की ओली की और उनकी सरकार की सभी कोशिशें विफल होने के बाद सरकार वैकल्पिक रास्ते तलाश रही थी। ओली सरकार ने नेपाली सेना के जरिए भी पर्दे के पीछे से भारत के साथ सीमा विवाद के बारे में बातचीत करने का प्रयास किया। अंततः हर तरफ से निराशा मिलने के बाद ओली को पीएम मोदी को फोन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अपना एजेंडा तय कर लिया। वे पाकिस्तान और चीन को कतई खुश करने वाले नहीं हैं। जो बाइडेन के प्रचार अभियान ने कहा कि उनका प्रशासन भारत अमेरिका संबंधों को लगातार मजबूत करने को उच्च प्राथमिकता देगा। भारतीय अमेरिकी नागरिकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज में बाइडेन के प्रचार अभियान ने कहा कि बाइडेन का मानना है कि दक्षिण एशिया में एक देश की सीमा से दूसरे देश में या किसी अन्य रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रचार अभियान ने कहा कि बाइडेन प्रशासन नियम आधारित और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन जारी रखने पर काम करेगा, जिसमें चीन सहित कोई भी देश अपने पड़ोसी देश को धमकी नहीं दे सकेगा। बाइडेन के प्रचार अभियान ने कहा कि बाइडेन लंबे समय से चली आ रही अपनी इस मान्यता को पूरा करेंगे कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं। बाइडेन प्रशासन अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करना जारी रखने को उच्च प्राथमिकता देगा। ये बयान भारतीयों और 40 लाख भारतीय अमेरिकियों द्वारा भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के अवसर पर आया। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रचार अभियान ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए जो बाइडेन का एजेंडा जारी रखते हुए कहा कि भारत और अमेरिका की दायित्वपूर्ण साझेदारी के बिना किसी साझा वैश्विक चुनौती का समाधान नहीं किया जा सकता। इसने कहा कि साथ मिलकर हम भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत कर सकते हैं, साथ ही आतंकवाद रोधी साझेदार के रूप में काम कर सकते हैं। कुछ ही दिन पहले बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी सेनेटर कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद ये नीतिगत दस्तावेज जारी किए गए हैं। दस्तावेज में ये कहा गया है कि बाइडेन ये सुनिश्चित करेंगे कि दक्षिण एशियाई अमेरिकियों का उनके प्रशासन में प्रतिनिधित्व हो। ये उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित सेनेटर कमला हैरिस के साथ शुरू होता है, जिनकी मां भारत से अध्ययन के लिए आई और अमेरिका में अपना जीवन संवारा। इसमें कहा गया कि दुनिया के सबसे पुराने और बड़े लोकतंत्र होने के नाते अमेरिका और भारत अपने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर आबद्ध हैं। दस्तावेज में कहा गया कि 2006 में बाइडेन ने भारत अमेरिका संबंधों के भविष्य के लिए अपनी दूरदृष्टि की घोषणा की थी। मेरा ये सपना है कि 2020 में दुनिया दो करीबी राष्ट्र भारत और अमेरिका हों। प्रचार अभियान में कहा गया कि 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौते को अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी दिलवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने कहा कि बाइडेन अमेरिकी भारत साझेदारी बढ़ाने एवं विस्तारित करने के प्रबल समर्थक रहे हैं। दस्तावेज में कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा बाइडेन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र की विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता का समर्थन करने की औपचारिक रूप से घोषणा की थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने एक बार फिर शिवसेना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के बयान से शक पैदा होता है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस मामले की दबाव में जांच कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे हत्या करार दिया। नारायण राणे ने कहा कि सुशांत को न्याय के लिए सीबीआई जांच की जानी चाहिए। सुशांत और दिशा सालियान के मामले में संबंध है। उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। राणे ने कहा, शिवसेना के बयान से शक पैदा होता है। आदित्य ठाकरे पर बिना नाम लिए नारायण राणे ने कहा कि मैंने आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया है। जब उनका मामले से ताल्लुक नहीं है तो वे क्यों बोल रहे हैं? उनका कहना है कि मुंबई पुलिस दबाव में जांच कर रही है और सीबीआई की जांच से सच सामने आ जाएगा। राणे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस जाने से उम्मीद बढ़ गई है।
इससे पहले नारायण राणे ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई है। महाराष्ट्र सरकार मामले में किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया था कि 13 जून की रात सुशांत के घर पार्टी हुई थी। इस पार्टी में महाराष्ट्र के एक मंत्री मौजूद थे। पार्टी खत्म होने के बाद मंत्री उनके घर से गए और फिर सुबह सुशांत का शव मिला। उन्होंने कहा था कि सुशांत के घर के पास अभिनेता डीनो मौर्या के घर रोज मंत्री आते हैं। वे रोज आकर वहां क्या करते हैं? हालांकि राणे ने मंत्री का नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि जब उन्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी तो सभी को पता चल जाएगा। तब मैं भी मंत्री के फोटो और सबूतों के साथ मीडिया के सामने आऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो नीतीश कुमार के खासम खास मंत्री श्यामम रजक जेडीयू से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सियासी मौसम को देखते हुए वे फिर से आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। नीतीश के लिए श्याम रजक का इस्तीफा एक बड़े झटके की तरह होगा। आरएलडी ने जिन 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया, उसमें महेश्वर प्रसाद यादव, प्रेमा चौधरी और फराज फातमी शामिल हैं। इन तीनों को पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर राजद से निकाला गया है। माना जा रहा है कि बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक 17 अगस्त को अपना इस्तीफा देने वाले हैं। श्याम रजक के आरजेडी में शामिल होने के कयास पहले से ही लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। श्याम रजक का नाराज होकर आरजेडी में शामिल होने की बात को बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। श्याम रजक एक समय में लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। बिहार में श्याम रजक राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी थे। बताया जा रहा है कि श्याम रजक जेडीयू में अपनी अनदेखी से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। कई कोशिशों के बावजूद जब हालात नहीं बदले तो अंदर खाने से ये संभावना जताई जाने लगी कि श्याम रजक की फिर से पुरानी पार्टी आरजेडी में घर वापसी हो सकती है। श्याम रजक 2009 में आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। जेडीयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े और मंत्री बने। फिलहाल अब कहा जा रहा है कि बिहार में अहम दलित चेहरे के रूप में जाने जाने वाले श्याम रजक फिर से राष्ट्रीय जनता दल में वापसी कर सकते हैं। श्याम रजक के नीतीश कुमार का साथ छोड़ने की बात ऐसे समय में की जा रही है जब एनडीए की साझेदार एलजेपी की बिहार में जेडीयू से रिश्तों में खटास बढ़ती दिख रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान में टकराव बढ़ रहा है। दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत मामले में उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने सुशांत सिंह की मौत को बॉलीवुड का वाटरगेट और वाटरलू करार दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और कहा, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या वाटरलू और बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए वाटरगेट है। उन्होंने आगे लिखा कि मेरी तरह आप भी सीट बेल्ट बांध लीजिए, उड़ान भरने वाली है। हमें तब तक हार नहीं मानना है, इंसाफ मिलने तक नहीं रुकना है। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में कुछ अहम सवाल उठाए थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह की खुदकुशी के दिन 2 एम्बुलेंस पहुंचने को लेकर सवाल किए थे। उन्होंने कहा कि वहां 2 एम्बुलेंस क्यों खड़ी थीं? किसने बुलाया उन्हें? अगर मुझे भरोसेमंद जवाब नहीं मिलता है तो हमें सुशांत का वो सर्वेंट दोस्त तो मिल सकता है। कहां है सैमुअल? वो मिसिंग है। वो जिंदा भी है या मर गया? तो क्या वो दूसरी एम्बुलेंस उसके लिए थी? बता दें कि इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे कई आरोप लगा रहे थे। इसके पक्ष में और 26 वजह गिनाई गई थी। सुशांत के कमरे में मिले एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के बारे में उन्होंने कहा था कि संभव है कि उसे कमरे में रख दिया गया हो। सुब्रमण्यम स्वामी ने मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था। स्वामी के प्रयासों और सोशल मीडिया के जरिए बढ़ते दबाव के बाद यह मामला सीबीआई को सौंपा गया। ईडी भी अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है।